अपने बारे में कुछ बताइए बूथ मेंबर को। मैम मेरा नाम अनामिका है और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है सुरसन सीतामढ़ी से किया है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज सुरसन से। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मेरा ऑनर्स पेपर था मैम, और सब्सिडियरी में होम साइंस और पॉलिटिकल साइंस था। होम साइंस और पॉलिटिकल साइंस। जी ओके, और आपकी कुकिंग हॉबी कुकिंग है? जी मैम। ठीक। सीतामढ़ी के बारे में हमें कुछ बताइए। मैम धार्मिक दृष्टिकोण से सीतामढ़ी का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मैम माता सीता का प्रकाट्य स्थल ही सीतामढ़ी इस दृष्टिकोण से। और फिर मैम वहाँ और भी कई एक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे महर्षि बोधायन का जो आश्रम या मंदिर है वो है, और सीतामढ़ी में पुनौरा धाम जो है जहाँ पर सीता माता का जन्म हुआ था, जो मिट्टी से उनको मतलब जो जैसा कथा के अनुसार है कि राजा जनक वहाँ जब हल चला रहे थे तो निकली थी माता सीता, तो वो भी वहाँ पर है पुनौरा धाम में। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि मैं कुकिंग से पूछती हूँ आपसे। जी अगर आपका जीवन एक व्यंजन है जी तो उसमें क्या क्या मसाले होंगे? अगर जीवन एक व्यंजन है तो उसमें जैसे खाने में नमक होता है, हल्दी होती है, इस तरह आपके जीवन में ऐसे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आपके डेवलपमेंट में मदद की है? मेरे डेवलपमेंट में मैम मेरा सबसे पहले तो मेरा एजुकेशन है, और उसके बाद मैम मेरे जो साथ रहने वाले लोग हैं, जैसे मेरे माता पिता, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सास ससुर, सारे लोग मेरे व्यक्तित्व में मैम हमेशा से हमको पॉजिटिव सोच की तरफ दिशा देते हैं। ये बात बताइए कि आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में लिखा है दृढ़ निश्चय। जी तो मुझे कोई ऐसा उदाहरण दीजिए अपनी ज़िंदगी से जिससे ये स्पष्ट हो जाए। मैम चूँकि मेरी शादी 2010 में हो गई, जिस समय मैंने सिर्फ अपना इंटरमीडिएट किया था, और मैम मेरे हस्बैंड की भी पोस्टिंग यहाँ नहीं थी, साउथ इंडिया में थी उस समय, तो मैंने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मैंने अपना दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपना एजुकेशन आगे करूँगी। और मैम मुझे इसमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे वहाँ से आना पड़ता था यहाँ एग्ज़ाम देने क्लास के लिए, और फिर यहाँ रहना पड़ता था अपने ससुराल में रह के। हस्बैंड को मतलब उनको भी दिक्कत होती थी वहाँ रहने में अकेले। फिर मैंने अपना ये निश्चय किया कि मैं करूँगी आगे का एजुकेशन, तो ग्रेजुएशन, फिर पीजी, फिर बीएड मैंने सब किया। तो मुझे लगता है कि मैं दृढ़ निश्चय अगर मैं सोच लेती हूँ तो करती हूँ। बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताइए, आपने अभी कहा कि दिक्कत का सामना करना पड़ता है मैरिड औरतों को, शादीशुदा औरतों को। आप मुझे बताइए कि किस किस तरीके की दिक्कत का सामना पड़ना पड़ता है अगर हम एक पूरे होल कम्युनिटी की बात करें? मैम सबसे पहला दिक्कत तो ये है कि एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है, एडजस्ट करना पड़ता है, पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलना पड़ता है, और फिर सबको सही समय मतलब उचित समय देना होता है। तो ये दोनों चीज़ एक तरह से देखा जाता है। और उसके बाद इसमें अपने लिए, खुद के लिए समय निकालना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। खुद के पढ़ाई के लिए, खुद के अपने आगे बढ़ने के लिए, या फिर अपने इम्प्रूवमेंट के लिए जो समय देना होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, आपने गेस्ट फैकल्टी लिखा है, तो आप किस कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी? SLK कॉलेज सीतामढ़ी में हूँ मैं, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, बिहार यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। तो आपसे अन्य बोर्ड मेंबर सवाल करेंगे, उसके बाद में आप इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आ रहे हैं, जबकि आप गेस्ट फैकल्टी हैं। तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में तो आप टीचिंग जॉब होता है, लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लाइन में भी जा सकते थे, तो यहाँ क्यों आना चाहते हैं? सर पहली बात तो ये है कि अभी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मुझे पर क्लास पे किया जाता है। और सर दूसरी बात ये कि बचपन से ही, शुरुआत से ही सर वर्दी के प्रति रहा है लगाव, और ये हमारा जो फिजिकल क्राइटेरिया है, हाइट वगैरह, वो थोड़ा कम था, तो मैं इस क्षेत्र में नहीं आई। और
अभी इसमें मैं इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रही हूँ वर्तमान में जो ESI के लिए ज़रूरी मापदंड है उसको एसआई के लिए भी तो क्राइटेरिया कम कर दिया गया है हाइट नहीं हाइट मैम में पहले सॉरी सर फिर भी मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाऊँगी। ये इन्फोर्समेंट क्या होता है? इन्फोर्समेंट सर प्रवर्तन लागू कराना इन्फोर्समेंट का तात्पर्य है। क्या लागू कराया जाता है? नियम कानून जो भी बनाए गए हैं यातायात संबंधी सर इस डिपार्टमेंट में उसको लागू करते हैं। अच्छा, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का क्या काम होता है? सर इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मेन रूप से 2 तरह के कार्य होते हैं। पहला तो वाहन यातायात से संबंधित होते हैं जिसमें वाहन चेकिंग और जो रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस ये सब चेक किया जाता है। और सर दूसरा रेवेन्यू से संबंधित होता है जिसमें कि राजस्व वसूली का जो है। राजस्व वसूली के मामले में आजकल बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं आपका आकर्षण भ्रष्टाचार के प्रति ज़्यादा रहा है, तो इसके प्रति आकर्षित होकर आप इस जॉब में आ रहे हैं? नहीं सर ऐसा नहीं है। मैं ईमानदार हूँ। इसका है कि मैं कैसे मानूं कि आप ईमानदार हैं? सर अभी तक तो मैंने पूरी ईमानदारी से अपना जो भी कार्य हुआ है उसको किया है, जो भी दायित्व मुझे मिला है, तो इस तरह से मैं देख रही हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे एक प्राइवेट व्हीकल होता है, एक पब्लिक व्हीकल होता है, दोनों टाइप के व्हीकल्स में कुछ कागजात ऐसे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, जिनकी जांच प्राइवेट में अलग की जाती है और पब्लिक में अलग। तो वो कौन कौन से कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स, जिनको आप पब्लिक सेक्टर की गाड़ियों में चेक करेंगे प्राइवेट सेक्टर की गाड़ियों के अतिरिक्त? सर मैं इसका अनुमान लगाऊं क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी। ठीक है। सर प्राइवेट गाड़ी में तो उसका रजिस्ट्रेशन संबंधी जांच किया जाएगा, फिर पॉल्यूशन संबंधी ड्राइविंग लाइसेंस ये वगैरह। और सर जो पब्लिक व्हीकल होंगे उनका हमको लगता है परमिट वगैरह जांचा जाएगा सर। ठीक है। इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? सॉरी सर। आप बोलते हैं कि भावुक होना आपकी वीक पॉइंट है, कहीं चेक पोस्ट पे है, कोई रोने लगे या विनती करने लगे तो भावुक होकर आप रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे, उनको छोड़ सकती हैं? नहीं सर, जो उचित नियम होगा, नियम से संबंधित जो भी उसका होगा रेवेन्यू मैं वो वसूल करूँगी। आप कौन सा विषय पढ़ाती हैं अभी आप? हिस्ट्री पढ़ाते हैं सर। हिस्ट्री में क्या पढ़ाती हैं? हिस्ट्री में सर मोस्टली तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ही पढ़ाते हैं। ऐसे MA चूँकि हमारा समग्र इतिहास से है तो हमारा सिलेक्शन वहाँ इतिहास विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पेश करेंगे। नामिका, आप ग्रेजुएशन की एंशिएंट हिस्ट्री से, जी सर। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से है सर। पोलिस्ट्री से। जी, असिस्टेंट प्रोफेसर आप किस बेसिस पर बने हैं? नेट क्वालिफाइड? नेट क्वालिफाई है सर। कब नेट किए थे? सर 2018 और 19 में। फिर आपने PhD कर रहे हैं क्या? नहीं सर, हमने पैट का टेस्ट दिया है अभी, तो अब अगर उसमें मेरा हो जाता है तो मैं PhD करूँगी। PhD, यदि आप PhD कर लेते हैं तो हमको लग रहा है कि लगभग आपका असिस्टेंट प्रोफेसर तो फिक्स ही हो जाएगा जॉब, जी सर। लगभग हो ही जाएगा। और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर होने का मतलब होगा कि आपका जो ग्रेड पे होगा 6000 होगा, और आप यहाँ 42 सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। सर चूँकि मैंने वर्तमान में अभी वहाँ जहाँ पर जॉब कर रही हूँ उसकी सैलरी सर फिक्स्ड नहीं है, वो पर क्लास पे अभी मैं कर रही हूँ। और सर इसमें आने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी मुझे पूरा PhD करना है, तो सर ये मेरे लिए अच्छा है कि तब तक मैं ठीक है, आपकी इच्छा है। तो अभी आप जो क्लास वहाँ ले रहे हैं जी सर। ये एंशिएंट इंडिया पढ़ाते हैं या फिर पूरी हिस्ट्री पढ़ाते हैं? सर पूरी हिस्ट्री पढ़ाती पूरी हूँ। हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ग्रेजुएशन को चेक पढ़ाते हैं ना? जी सर। ग्रेजुएशन को check।
ठीक, आप हमें ये बताइए, ये वैदिक दर्शन और उपनिषद का जो दर्शन है उस दोनों में क्या डिफरेंस है? सर वैदिक दर्शन और उपनिषद का दर्शन में क्या डिफरेंस है, ऐसा सर मैंने क्लियरली अभी नहीं बता पाऊँगी, पर मुझे लगता है सर उपनिषद जो होता है वो इसका व्याख्या है सॉरी सर चलिए। मैं पढ़ी थी कभी। आपने एक शब्द का नाम सुना होगा, एकाधिकैकवाद, सुना है? जी सर, एकाधिकैकवाद, एकाधिकार के बाद हाँ। नो सर। एकेश्वरवाद नाम सुना है? जी सर। ये क्या होता है? सर एकेश्वरवाद में अपना आराध्य एक ही भगवान को माना जाता है, आप हमें कुछ- एक ही ईश्वर को माना जाता है। एक ईश्वर माना जाता है। एकेश्वरवाद को जो आगे प्रमोट किए हैं, जो हमारे चिंतक रहे हैं भारत से, उनका कुछ नाम बताइए। एकेश्वरवाद को सर महात्मा बुद्ध। महात्मा सॉरी बुद्ध, सर, सॉरी, नहीं, जी सर, सॉरी सर। आपने शंकराचार्य का नाम सुना है? जी सर, विवेकानंद का? जी सर। इससे एकेश्वरवाद को, ठीक है, मैं इसके बाद में बात करूँगा। आपने एक हिस्टोरियन का नाम सुना होगा, रोमिला थापर का। जी सर। आपने रोमिला थापर को बुक पढ़ा है? नो सर। नहीं पढ़ा? सर हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो हमारे कॉलेज के नोट्स थे वो पढ़ा, और साथ ही साथ केसी श्रीवास्तव को। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, लिखते हैं रोमिला थापर जो इतिहासकार हैं, जी सर। एंशिएंट हिस्ट्री के इतिहासकार हैं। अच्छा सर, बड़ी लेकिन हमने इतिहासकार जी है सर, वो। पर हमने केसी श्रीवास्तव जी का बुक पढ़ा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ, इनका भी देख लो। ये बताइए हमें, जो अशोक जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, ठीक ना, ये थे। जी सर। आप हमें ये समझाइए कि अशोक किस तरीके से बौद्ध धर्म के माध्यम से विश्व व्यापार में, ठीक ना, विश्व व्यापार को बढ़ावा दिया है। विश्व व्यापार को बढ़ावा दिया बौद्ध धर्म के संरक्षण से सर। हाँ, बौद्ध धर्म के बेसिस पर जी। भारतीय व्यापार को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। सर चूँकि उन्होंने धर्म का प्रमोशन करने के लिए, धर्म को विस्तार देने के लिए अपने बच्चे को सर श्रीलंका भेजा था, या फिर अपने दूत को अन्य देशों में भेजा था, तो इस प्रकार से उन्होंने व्यापार को धर्म के तो आप बताएं कि धर्म को फैलाने के लिए भेजा था, उन्होंने अपने जो पुत्र को, पुत्री को श्रीलंका भेजा, या अन्य लोगों को जो भेजा दूसरे दूसरे मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में, चाइना को भेजा, ये तो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए भेजा। फैलाने के लिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अशोक किस तरीके से बौद्ध धर्म के बेसिस पर, बौद्ध धर्म के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाया। उसको तो पढ़ना चाहिए, आप नेट क्वालिफाइड हैं, ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं ग्रेजुएशन के बच्चे को। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, वैदिक काल में कुछ महिलाएं हैं, ठीक ना, जिनको विदुषी कहा जाता है, स्कॉलर कहा जाता है, आपको पता है कुछ स्कॉलर का नाम वैदिक काल के? जी, सर। बताइए। सर एक अपाला है हाँ। विदुषी, घोषा, सिकता, और सर जी सर, इतना ही दिया था। ठीक है। आपने एक बुक का नाम सुना होगा, आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, ये अमृत सेन लिखे हैं। अमृत सेन का नाम सुना है आपने? सर इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत नहीं है, बुक जो लिखा गया है आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, भारतीय संस्कृति पर लिखा गया है, जी सर। ठीक है ना। तो इस बुक को आपने पढ़ा है? तो आपको पढ़ना चाहिए था, भारतीय संस्कृति पर लिखा गया है। सर लेकिन मैं पढ़ूँगी सर। अच्छा आप हमें ये समझाइए कि जो भारत की प्राचीन संस्कृति में, जो भारत में जो एक स्वतंत्रता का स्पेस है, ठीक ना, जो विचारों की आज़ादी है, उस विचारों की आज़ादी को आप कहाँ पर देख रहे हैं? भारत की प्राचीन संस्कृति के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। जी सर। सर प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को वो सभी अधिकार मिले थे जो पुरुषों को मिलते थे। जैसे जो विदुषी हैं उन्होंने अपने पुस्तक जो ऋग्वेद में कुछ सर उनकी ऋचाएँ दी गई हुई हैं, और सर उस समय उनको महिलाओं को बराबर के अधिकार थे, जैसे कि उपनयन संस्कार हुए, ये वो पवित्र संस्कार, ये सब में भी महिलाओं की को भागीदारी थी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मैंने आपसे विचारों की आज़ादी की बात किया है, मैं महिलाओं की आज़ादी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राचीन संस्कृति में, ठीक ना, भारत में जो विचारों की आज़ादी रहा है, इसको हमें समझाइए कि किस तरीके से रहा, कैसे रहा है।
चलिए, आपने महिलाएं की बात कर रही थी, हमें ये बताइए कि प्राचीन काल में किस तरह से महिलाएं की जो स्थिति नीचे गिर रही है, स्तर गिर रहा है समाज में, इसके पीछे का क्या कारण है? सर, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी वैदिक कालीन समाज में, और फिर उससे पहले वैदिक कालीन समाज में। और सर, उसके पश्चात महिलाओं की स्थिति के गिरने का मेन कारण ये था कि विदेशी आक्रमण होने लगे, और या फिर सर एक दूसरे चूँकि आयरन का खोज हो चुका था, लोहा का खोज होने से सर लड़ाइयाँ अधिक होने लगी थी। तो इस तरह से महिलाओं को थोड़ा सा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से घर में रहना सुनिश्चित हुआ। तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति कम होनी चाहिए। और सर, कृषि भी इसका एक मेन कारण है। जब समाज कृषक हो जाता है, कृषक समाज में सर महिलाओं की स्थिति जो होती है वो सर संग्रहण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे घर में ही सीखते चलेगा। क्यों कृषक समाज में महिलाएं की स्थिति गिर जाती है, जबकि जनजातीय समाज में महिलाएं की स्थिति बेहतर रहती है? सर, इसका यही कारण है मेन, क्योंकि कृषक समाज जो होता है उसमें महिलाओं का मेन कारण अन्न जो होता है, या फिर जो पारिवारिक का जो धुरी होती है वो हो जाती है, और उनको घर पे जो भी बाहर से अनाज वगैरह आया या फिर और भी जो पारिवारिक जिम्मेदारी होती है वो उनको दे दी जाती है, और जो पुरुष होते हैं वो घर से बाहर निकलकर जो काम करते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो घर के ऊपर चार दीवारी में ही कैद होकर रह जाती है। तो बताइए, महिलाएं को क्या करना चाहिए ताकि उनको समानता का अधिकार मिल सके, उनको अपना आज़ादी मिल सके? इसके लिए क्या करना चाहिए महिलाएं? सर, सबसे पहले तो इसके लिए शिक्षित होना आवश्यक है। महिलाओं को शिक्षा का भरपूर मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। और सर, आर्थिक रूप से उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा, सबल होना पड़ेगा। ये दो कारण हैं, ये दोनों चीज़ है। केरल में क्या है, दोनों चीज़ महिलाएं के पास है, एजुकेशन भी है और आर्थिक रूप से सबल है। फिर भी केरल में भी देखा जा रहा है कि महिलाएं की स्थिति सामान्यतः पुरुष के बराबर नहीं है, क्योंकि केरल तो इंडिया का सबसे मोस्टली एजुकेटेड स्टेट है। सर, मुझे लगता है केरल में भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति अच्छी है, क्योंकि वो अच्छी है, लेकिन फिर भी मतलब बराबर की स्थिति में नहीं है। जबकि एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छा है, फिर भी नहीं। इसके पीछे का क्या रीज़न है? एजुकेशन ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है। आपने नाम सुना है पितृसत्तावाद? जी सर। ये क्या होता है पितृसत्तावाद? सर, पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष प्रधान समाज होता है, जिसमें पुरुष के जो माइंड जो होते हैं, मेन रूप से जो भी सब फैसले लिए जाते हैं वो घर के पुरुषों द्वारा ही लिया जाता है। उसी को पितृसत्तात्मक समाज। घर के पुरुष द्वारा तो घर में उसका चलेगा ना, फिर समाज नहीं सर, में समाज में भी उन्हीं का मतलब पुरुषों का ही वर्चस्व होता है। समाज में पुरुषों का वर्चस्व होता है, ये पितृसत्तावाद है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया कि पितृसत्तावाद का सहयोग करने में महिलाएं भी पीछे नहीं रहती है, बढ़ चढ़ हिस्सा लेती है, पितृसत्तावाद का सहयोग करती है। आपको समझ में आ रहा है जी सर। कि कुछ महिलाएं भी पितृसत्तावाद का सहयोग करती है, बढ़ावा देती है? जी सर, मुझे लगता है कि इसका मेन कारण ये है कि उनको लगता है कि हम जो हैं उनके छाँव में, मतलब अपने घर के जो भी हैं या फिर समाज में जो पुरुष हैं वो स्ट्रांग है, और उनके ही अंडर में हम ज़्यादा सेफ हो सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने रोशनी नडार का नाम सुना है? रोशनी नडार सर, वर्तमान में वो भारत की सबसे रिचेस्ट महिला एंड सेकेंड रिचेस्ट महिला अभी नहीं है। फाल्गुनी नायर का नाम सुना होगा? फाल्गुनी, जी सर। सुना है? जी सर। क्या करते हैं ये? फाल्गुनी नायर सर, ये भी रिचेस्ट महिला में है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आप बताइए, आपने मौर्य साम्राज्य को बच्चे को पढ़ाया होगा? जी सर। पढ़ाया होगा ना? जी सर। ये मौर्य साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि ये सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य था या फिर डिसेंट्रलाइज्ड था? सर, ये सेंट्रलाइज समाज था। सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य था। कैसे सेंट्रलाइज्ड था बताइए? क्योंकि सर राजा जो होते थे वो प्रशासन के केंद्र में होते थे, और प्रशासन के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था, और वो मंत्रिपरिषद मिलकर कार्य करते थे, और सेंटर में राजा का जो मेन। ठीक है, मैं समझ क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हमें बताइए, इतनी बड़ी साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य, इतनी बड़ी साम्राज्य है कि आज तक उसके बाद उतना साम्राज्य, इतनी बड़ी साम्राज्य कोई नहीं बन पाया। यहाँ तक कि ब्रिटिश साम्राज्य जब आया, आपको भी उतना बड़ा अपना साम्राज्य नहीं बना पाया।
जी। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उस समय की जो संचार व्यवस्था है, जो यातायात व्यवस्था है, उतनी उन्नत नहीं है, ठीक ना? जो कम्युनिकेशन जो साधन है वो भी उन्नत नहीं है, तो क्या वैसी स्थिति में कोई साम्राज्य सेंट्रलाइज रह सकता है? सर इसके लिए उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया था, और प्रांत के जो प्रांतपति होते थे वो मेन रूप से कनेक्ट होते थे राजा से, सम्राट से, तो इस तरह से सेंट्रलाइज। ठीक है। आपने कहा कि जब तक पीएचडी नहीं हो जाता है, आपका परमानेंट नहीं हो जाता वहाँ पे, तब तक आप ईएसआई की जॉब करें। आप एक बार बताइए कि देश में तो पहले ही जॉब की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम हाई है, तो आपको नहीं लगता कि आप इस पीएचडी कंप्लीट होने के बाद ये जॉब छोड़ के वापस लेक्चरशिप पे जाएंगी और ये जॉब वैकेंट हो जाएगी? कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को तो आप बढ़ावा दे रही हैं। अगर ऐसे ही लोग शिफ्ट करते रहे जॉब में तो लोगों का क्या होगा फिर? मतलब लोग तो बेरोजगार ही रह जाएंगे बाकी लोग। मैम जहाँ तक ईएसआई का बात है, तो ईएसआई के पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है वो मैं फुलफ़िल करती हूँ, तो और मेरा रुझान भी है इसके प्रति, तो मैं इसमें आई हूँ। पर मुझे लगता है मैम कि अगर इससे अच्छा बेहतर जॉब अगर मिल रहा है और पढ़ाने का मौका खास करके मिल रहा है, जो कि मेरा उसमें मेरा रुचि भी है अधिक, और मैं अभी वर्तमान में पढ़ा रही वही हूँ। मेरा सवाल था कि आप इस जॉब में आएंगी, फिर आपको उससे बेटर मिल जाएगा, आप छोड़ के चली जाएंगी, जो कि आम देखा जाता है कि लोग को बेटर मिलेगा, क्यों नहीं जाएंगे? तो इस तरह से तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते ही जाएगा ना, ये तो वैकेंट हो जाएगी आपकी सीट। मैम मुझे लगता है सारे लोग बेहतर की तलाश में तो होते हैं। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हो। सबसे पहले आपकी एंट्री, ठीक है, आपने वहाँ से गुड मॉर्निंग सर कहा, सर से परमिशन ली, जबकि कोई भी लेडी अगर वो बोर्ड मेंबर तो गुड मॉर्निंग मैम, हाँ, उसके बाद गुड मॉर्निंग सर से बोला जाता है, ठीक है। दूसरी बात है, आपकी सिटिंग पोजीशन क्या थी? आप ऐसे बैठी हुई थी, आपका ऐसे हाथ रेस्ट कर रहा था, नहीं, हाथ ऐसे रेस्ट नहीं करना चाहिए, वो हाथ रेस्ट कर रहा था आपका, इस तरह से रेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि जो सूट आपका अच्छा है, लेकिन जो यहाँ पे ग्लिटर और तारे लगे हुए हैं, हाँ ये नहीं पहनना मैम। हाँ, तो मतलब इस टाइप से मत पहनिएगा, और लोगों के लिए भी सजेशन है। दूसरी है कि आप क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तो सर ने जैसे डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछा, तो सर मैम सॉरी, डेप्थ में हमको जाना होगा, पर ये प्रॉब्लम मैम ये है, चूँकि हम क्या बताएं, चूँकि हम लोग का पढ़ाई एजुकेशन जो है पूरा शुरुआती तौर से खुद से ही हुआ है ऐसे ही, तो इतनी डेप्थ तो हम लोग नोट्स है या फिर जो बुक है देखिए, आपने नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, सर ने भी क्लियर किया है यहाँ पे, तो एक नेट का जब आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो ना, तब आपसे उम्मीद बन जाती है कि आप डेप्थ में ही पढ़ के आए होंगे। अच्छा, आप कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़े थे? बिहार यूनिवर्सिटी से। बिहार यूनिवर्सिटी। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। बिहार मुजफ्फरपुर। हम लोग भी लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, सर्ट तैयारी किए हुए हैं। जी आपको सर। हम भी सर्ट तैयारी किए हुए हैं। जी आपको सर। बुक को पढ़ना पड़ेगा। आप एक से स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए। आपको बुक के बारे में पता नहीं, आर्गुड इंडियंस, आपके बुक है सेपियंस है, इवाल्व हारी का, इतिहासकार इजराइल का, उनका बुक को पढ़िए। देखिए क्या एग्रीकल्चर पर रिसर्च किया उन्होंने कहा है कि जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आया है, पढ़े हैं, जो नपासन काल में आ रहा है, उन्होंने कहा है कि जो नपासन क्रांति है, जो कृषि क्रांति है, ये तो मतलब रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति से बड़ा क्रांति आ गया है, क्योंकि इसमें पहली बार मानव क्या कर रहा है कि प्रकृति में इंटरवीन कर रहा है, प्रकृति को चैलेंज कर रहा है। कृषि क्रांति मतलब क्या हुआ? हमने प्रकृति को चैलेंज किया है। उससे पहले मानव क्या कर रहा था? शिकार कर रहा था, फल फूल का संग्रह कर रहा था। अब मानव क्या कर रहा है? प्रोडक्शन करना शुरू किया। तो पहली बार मानव प्रकृति को चैलेंज कर दिया कि मैं स्वयं प्रोडक्शन कर दूँगा, मैं आपके प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं रहूँगा। इस सब चीज़ को समझिए, पढ़िए। आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए था। रवींद्रनाथ ठाकुर इतने बड़े स्कॉलर हैं एंशिएंट इंडिया के, रामचंद्र शर्मा हैं, रामचंद्र गुहा तो मॉडर्न इंडिया के। सर हमने कैसे से ना पढ़ा, और उसके बाद हम लोग को नोट्स दिया गया था, वो नोट्स, उससे और ये इसके अलावा सर हमने ये पढ़ा है, क्योंकि आपने मेंशन किया असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके पास बोर्ड मेंबर इतना मतलब अपेक्षा रखेंगे, आपके पास डेप्थ नॉलेज होगा। आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन के बच्चे को पढ़ा रहे हैं,
इसमें आश्चर्य लगेगा ना, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं। आपको बेसिक नहीं पता है कि वैदिक दर्शन क्या, उपनिषद का दर्शन क्या डिफरेंस है। तो ये तो एक आश्चर्य की बात है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा बच्चों को भी एक पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा तैयारी कर लीजिएगा। अच्छा मैम, ये जो मैंने बोल दिया ये गलत था ना? यही कि मैं तब तक एएसआई में हूँ ये वाला। तब तक नहीं, जी सर। इसलिए सीधे कहें कि भारत का संविधान अधिकार देता है कि प्रत्येक नागरिक को ऊँचे बढ़ने के लिए है और गरिमामय जीवन के लिए ऊँचा बढ़ना मेरा कर्तव्य है, और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। थोड़ा सा सेकिंग ऑफ हेड हो जाता है, दरोगा के जैसा बैठे, बॉडी 90 डिग्री, कमर से 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए। और भी सर, और सर कोई फीडबैक? नहीं, और नहीं। और आज मेरा और सर देते रहिए। आवाज़ मेरा साउंड लेवल पिछले बार बहुत लो था। इस बार थोड़ा इम्प्रूव किया है और थोड़ा सा इम्प्रूव और होना चाहिए। ठीक। और सर क्वेश्चन कहाँ से निकाल लें एनसीईआरटी